हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है डी ब्रोगली द्रव्य तरंग परिकल्पना। ये टॉपिक मैंने केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर से लिया हुआ है। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली द्रव्य तरंग परिकल्पना। तो इसकी जो परिकल्पना है, जो मुख्य उद्देश्य है, डी ब्रोगली जो लुईस डी ब्रोगली हुए उन्होंने क्या कहा था, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये है, लुईस डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश विकिरणों के समान अन्य सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। अर्थात ये कण तरंग व कण दोनों रूपों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रकाश विकिरण को हम देख सकते हैं कि उनके कण और प्रकाश दोनों के समान प्रकृति होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य सूक्ष्म कण ये भी दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। अर्थात वे कण की तरह भी व्यवहार करते हैं और एक तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। डी ब्रोगली ने समीकरण दिया है, सूत्र दिया है। डी ब्रोगली समीकरण जिसे कहा जाता है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहाँ लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य है कण का, एच जो है वो प्लैंक नियतांक है और पी है वो संवेग है, उस कण का संवेग है। इसका निगमन कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। तो सूत्र की व्युत्पत्ति, सूत्र को कैसे निगमित करते हैं, तो ये देख लीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ये बहुत ही इजी सा फार्मूला है, इजीली आप प्रूव कर पाएंगे। बस इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक है प्लैंक समीकरण और एक है आइंस्टीन समीकरण। ये दोनों चीज़ें अगर पता है तो आप फ्लॉलेसली बना पाएंगे ये चीज़। तो देखते हैं यहाँ पर। तो यदि विकिरण की आवृत्ति v हो, तो स्मॉल v हम मान के चलते हैं, आवृत्ति को v हो, तो तरंगीय प्रकृति के अनुसार E जो संपूर्ण ऊर्जा होती है E, उसको प्लैंक समीकरण के लिए हम क्या निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कैसे, H इज इक्वल टू एच वी। जो प्लैंक समीकरण है वो तरंगीय प्रकृति के लिए है और इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर ये तरंगीय प्रकृति के लिए हो गया। अब तथा जब विकिरण को कण के रूप में माना जाए, पहले तरंग के रूप में माना, अब कण के रूप में माना। यही बोला था ना यहाँ पे कि तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो एक बार तरंग की तरह लिया, एक बार कण की तरह लिया। कण की तरह अगर माना जाए तो उसकी जो टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा E होती है, वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टीन का समीकरण है वो होता है। तो जहाँ पे E क्या है, ये तो हमको पता है, कुल ऊर्जा है। m क्या है, फोटॉन या कोई भी कण, कण के जगह में हमने फोटॉन लिया है तो फोटॉन का द्रव्यमान है, और c जो है वो प्रकाश का वेग है। तो इसको समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड E है, इसमें भी E है, जबकि इसमें राइट है, इसमें HV है और इसमें mc स्क्वायर है। तो समीकरण 2 और 1 दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पे हम इस E को हटा सकते हैं, क्योंकि जो डी ब्रोगली है उन्होंने कहा था कि जो कण है वो तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को समान लेते हैं, यानी कि एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमको क्या मिलता है, एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब पूरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, पक्षांतर करना है, गुणा करना है, भाग करना है, बस यही है। तो अब इसको हमको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यह सी स्क्वायर है, तो इस सी स्क्वायर को हम सी इंटू सी करके लिख सकते हैं। इसी का मतलब तो सी स्क्वायर होता है ना, पावर 1 होता है दोनों में, तो जुड़ के 2 होता है, तो सी इंटू सी कर दिया। अब इस सी को हमने नीचे पक्षांतर कर दिया, एच वी यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा, एच वी अपॉन सी। तो इस एम सी को मैंने यहाँ पे लिख दिया और एच वी अपॉन सी को यहाँ लिख दिया मैंने। ये हो गया समीकरण नंबर 3। एक और समीकरण हम जानते हैं कि v अपॉन सी जो होता है उसका मान 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। यहाँ पे कहाँ है एच वी अपॉन सी, ये
v अपॉन सी। तो इस v अपॉन सी की जगह में हम 1 अपॉन लैम्डा रख देते हैं, तो h अपनी जगह पे रहेगा और h का 1 से इंटू होगा, तो h इंटू 1 यानी कि h, और यहाँ पे इसके जगह में 1 अपॉन लैम्डा तो लैम्डा, तो h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी। कैसे आया? इस लैम्डा को, ये लैम्डा भाग में है तो इसको पक्षांतर करके इधर गुणा में ला दिए, और ये ऊपर है गुणा में है तो इसको पक्षांतर करके नीचे भाग में ला दिए, तो एम सी नीचे आ गया, लैम्डा इधर चले गया। ठीक, समीकरण 4 मिल गया हमको। पुनः हम जानते हैं कि किसी प्रकाश कण के लिए एम सी का मान एम वी के मान के बराबर होता है, अर्थात एम सी इज इक्वल टू एम वी। जो प्रकाश का वेग यहाँ पे लिया था और जो वी आवृत्ति ली थी, विकिरण की आवृत्ति, वो दोनों को यहाँ पे मैच किया हुआ है, तो इसमें एम सी इज इक्वल टू एम वी, ये दोनों का मान समान होता है। इसलिए इस मान को, ये वाले मान को समीकरण 4 में, यहाँ पे एम सी है, एम सी की जगह में हम एम वी रख दिए। देखो समीकरण नंबर 5, लैम्डा इज इक्वल टू 1 h अपॉन एम वी रख दिया। अब फिर से सूत्र, ये सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है ये। चूँकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है, तो संवेग को हम p से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो वेग या आवृत्ति वही चीज़ है ना, तो p इज इक्वल एम वी होता है, तो इस एम वी के जगह में हम p रख देते हैं। तो हमको अगला समीकरण क्या मिल जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यही समीकरण डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है। जो डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग प्रकृति बताई है कि कोई कण है वो एक द्रव्य कण की तरह और एक तरंग की तरह, दोनों तरह से व्यवहार करता है कोई भी कण, तो उसका ये फॉर्मूला आ गया, इस समीकरण आ गया। समीकरण 6 को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। समीकरण 6 को देखने से, एनालिसिस करने से हमको पता चलता है, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं कह दिया जाए। ये तो लिखा है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिखा है, लेकिन अगर इसको हमको हिंदी में व्यक्त करना है तो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो उसके लिए किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे आया? ये p क्या है? संवेग है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक है, नियतांक है कहने का मतलब ये है कि अगर हम लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी लिखते हैं, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन पी लिखते हैं, तब वहाँ पे हमको एक नियतांक लगाना पड़ता है। व्युत्क्रमानुपाती का जो चिन्ह, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जो है, उसको हटाने के लिए हमको कोई नियतांक लगाना होता है। तो उस नियतांक की जगह में हम यहाँ प्लांक नियतांक का यूज़ किए हैं। अगर इस प्लांक नियतांक को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो यहाँ पे लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी हो जाएगा, लैम्डा अनुक्रमानुपाती 1/p हो जाएगा। तो इससे इस समीकरण जो हमको प्राप्त होगा उससे हम क्या व्याख्या कर सकते हैं कि लैम्डा का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे p का मान अपने आप कम होते जाएगा, p का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे लैम्डा का मान अपने आप कम होते जाएगा। तो उसी चीज़ को हिंदी में यहाँ पे लिखा है कि किसी गतिशील कण का संवेग, संवेग मतलब कि p, किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है, दूसरे को बढ़ाने से पहला कम हो रहा है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, एक दूसरे के उल्टे हुए हैं। एक को बढ़ाने पे दूसरा कम होगा, दूसरे को बढ़ाने पे पहला कम हो जाएगा, तो इसलिए बोला है व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका एक छोटा सा टॉपिक और है जो एग्ज़ाम में आता है अक्सर, तो वो है कि इसके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अनुसार आप इसकी प्रकृति बताओ, द्रव्य तरंग जो होते हैं उनकी प्रकृति, उनका गुण बताओ करके। तो ये मैंने एक लिखा हुआ है कि द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्य तरंगों के 3 गुण लिखो, ऐसा आता है एग्ज़ाम में। तो द्रव्य तरंगों के गुण, तो डी ब्रोगली समीकरण का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि, कहने का मतलब है कि ये जो 3 गुण हैं ये भी कहीं और से नहीं आए हैं, कोई विशेष रूप से बनाए गए नहीं हैं। जो जो डी ब्रोगली समीकरण है उन्हीं से हम
इसका विश्लेषण करते हैं, उस समीकरण का विश्लेषण करते हैं और समीकरण का विश्लेषण करके ही हम ये 3 गुण निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, मैं बता देती हूँ अभी। तो इसका जो पहला है, बोला है कि जिन कणों का भार अधिक होता है उनका तरंगदैर्ध्य कम होता है। यहाँ पे अब ये सूत्र को देखो आप लोग, क्या है, ये वाले सूत्र को देखो, लैम्डा इज इक्वल h/mv। यहाँ पे m जो है वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब कि कण का भार। तो कण का भार जहाँ कम होता है उसके लिए लैम्डा का मान अधिक होता है। जो कण हल्के होते हैं उनका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ये कहने का मतलब है। फिर दूसरा आएगा, ये पहला हुआ, फिर दूसरा, जिन कणों का वेग जितना अधिक होगा उनका तरंगदैर्ध्य उतना ही छोटा होता है। जिन कणों का वेग जितना अधिक होगा, वेग v, देखिए यहाँ पे वेग v है, तो v का मान जितना अधिक होता जाएगा उनका जो लैम्डा तरंगदैर्ध्य जो है वो उसका मान उतना ही कम होता जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ही होगा। तो ये दूसरा गुण हो गया, द्रव्य तरंग का दूसरा गुण हो गया। अब तीसरा गुण क्या बोलता है कि जब कण स्थिर अवस्था में होता है तो उसका तरंगदैर्ध्य भी शून्य होता है। अतः किसी कण के लिए तरंगदैर्ध्य का अस्तित्व तभी होता है जब कण गतिमान हो। तो ये तो हम सिंपल ही जानते हैं ना कि कण कोई स्थिर हो तो उसका कोई तरंगदैर्ध्य नहीं होता है, तरंगदैर्ध्य तरंग का ही होता है। तरंग मतलब कि गतिशील, तो गतिशील रहेगा कोई कण तभी उसका तरंगदैर्ध्य हम नाप सकते हैं या उसका डिफ़ाइन होता है तरंगदैर्ध्य। ऐसे में उसका तरंगदैर्ध्य डिफ़ाइन होता ही नहीं, परिभाषित होता ही नहीं है, ये कहने का मतलब है इसका। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। एक बार और देखिए मेरा वीडियो, समझ आ जाएगा। पूरा देखने के लिए मेरा वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।